कमिंग आप सबका स्वागत है। हम लोग आज डेटा प्रोटेक्शन कानून जो पास हुआ है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, अगस्त 2023 में ये कानून पार्लियामेंट से पारित हो गया, इनैक्ट हो गया है। अभी तक लागू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रूल्स नहीं प्रोमलगेट किए गए, बनाए अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं, बने नहीं हैं रूल्स। एक ड्राफ्ट रूल्स की कॉपी सर्कुलेट की गई थी मेटी द्वारा और वो पब्लिक डोमेन में भी है अभी भी, और उस पर बहुत लोगों ने, कैंपेन्स ने, ग्रुप्स ने अपने सुझाव भी दिए। लेकिन जो कानून था जो अगस्त 2023 में पास हुआ था, उस कानून के साथ ही बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि लगातार कैंपेन्स और सोशल मूवमेंट्स पूरे देश में उठाते आ रहे हैं। और अब एक रोल बैक आरटीआई अमेंडमेंट कैंपेन भी शुरू हुआ है, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत 3-4 मुख्य चीज़ें हुई। पहली चीज़, इस कानून ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना के अधिकार कानून को संशोधित कर दिया। सूचना का अधिकार कानून एक बड़े संघर्ष के बाद हमारे देश में आया और उसे लोग इस्तेमाल करते हैं जवाबदेही मांगने के लिए सरकार से, और सवाल पूछते हैं। अगर कहीं पर सड़कें टूटी हैं तो पूछते हैं कि आप बताइए किन कॉन्ट्रैक्टर ने ये बनाई सड़कें। ये सवाल पूछते हैं कि किस अधिकारी ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को दिया। जवाबदेही फिक्स करने के लिए कौन कौन इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व थे, उनके बारे में भी जानकारी मांगी जाती है। अब सूचना के अधिकार कानून को संशोधित करके सेक्शन 81J को अमेंड कर दिया गया है और कहा गया है कि अब कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी नहीं ली जा सकती सूचना के अधिकार कानून के तहत। तो इसका मतलब जो पूरा अकाउंटेबिलिटी का काम था, जवाबदेही का काम था, वो लोग जो सूचना लेकर कर रहे थे अभी तक, वो नहीं कर पाएंगे। आरटीआई कानून पर एक बहुत ही ज़बरदस्त घातक एक प्रहार हुआ है। इसके विरोध में बहुत देर से नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन आवाज़ उठाते आ रहा है और अन्य कैंपेन भी। प्रिवेसी एक्टिविस्ट्स जो कि इस कानून की मांग भी करते रहे कि डेटा प्रोटेक्शन कानून की ज़रूरत है, वो भी इस कानून से बहुत नाखुश हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये कानून जो है, ना तो ये कानून लोगों की निजता को प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट टू प्रिवेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, और ना ही राइट टू इंफॉर्मेशन जो हमारे मौलिक अधिकार हैं दोनों को ही प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट, राइट टू प्रिवेसी एक्टिविस्ट सब इसका विरोध करते आए हैं। इस कानून में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्तिगत सूचना को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस का मतलब है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, एनालाइज करना और पब्लिश करना। तो अगर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वो डेटा फिड्यूशियरी कहलाएंगे। और कोई भी का मतलब कोई इंसान, इंडिविजुअल, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, या कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिस्ट, अगर किसी की भी निजी जो व्यक्तिगत सूचना है, मतलब व्यक्तिगत सूचना, नाम व्यक्तिगत सूचना है, किसी का पता व्यक्तिगत सूचना है, उनका नंबर व्यक्तिगत सूचना है, सारी व्यक्तिगत सूचना मानी गई है। और अगर इसे कोई कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, पब्लिश करता है, उसे डेटा फिड्यूशियरी माना जाएगा। और डेटा फिड्यूशियरी को ऑब्लिगेशंस हैं उनकी कि आप किसी की भी पर्सनल सूचना इकट्ठी नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते, जब तक आप उस इंसान से अनुमति ना लें, कंसेंट ना लें। लिखित में कंसेंट लेना है, पर्पस बताते हुए कि आप क्यों उनका पब्लिश कर रहे हैं, अगर वो, या कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो अनुमति दें तभी आप उसे पब्लिश कर सकते हैं। तो अभी ये जो कानून है, इसके अंदर कोई जर्नलिस्टिक एग्जेम्पशन भी नहीं है। इसका मतलब GDPR जैसे जो कानून हैं जो यूरोप में लागू हैं, वहाँ पर जर्नलिस्टिक एग्जेम्पशन दी गई है। जर्नलिस्ट्स को अपना काम करने का अधिकार होना चाहिए बिना
मतलब अगर कोई चोरी करते हुए उन्हें मालूम पड़े जर्नलिस्ट को कि कोई चोरी कर रहे हैं, उनका नाम वो छापना चाहते हैं, तो वो ये नहीं कह सकते कि क्योंकि अगर आपको अनुमति नहीं मिल रही आप नाम नहीं छाप सकते। तो अनुमति, कौन चोर है, भ्रष्टाचारी है जो कि अनुमति देंगे अपना नाम छापने के लिए? और इस कारण से जर्नलिस्ट्स के काम पर भी इसका बहुत ही खराब प्रभाव पड़ेगा। जर्नलिस्ट्स भी अब इस पूरे मुहिम में जुड़े हैं और एक रोल बैक आरटीआई अमेंडमेंट्स कैंपेन और एक डीपीडीपी जो कानून है उसके खिलाफ कैंपेन जो है वो खड़ा हुआ है, जिसमें सभी लोग जुड़े हैं। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स भी उससे जुड़े हैं, क्योंकि ये सबके काम को और हमारे देश में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, प्रेस फ्रीडम है, लोगों का सरकार को जवाबदेह बनाने का अधिकार है, उस सब के ऊपर कुप्रभाव पड़ेगा। मतलब लोकतंत्र पर ही एक खराब प्रभाव पड़ेगा इसका। तो इसके ऊपर ये जो पूरा कैंपेन है, ये आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल एक डे लॉन्ग कंसल्टेशन हुई डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ में। हाँ, तो जो कल कंसल्टेशन हुई उसमें बहुत सारी बातें हुई और अलग अलग स्टेक होल्डर्स, जर्नलिस्ट्स, लॉयर्स, सोशल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, सब लोग आए थे वहाँ पर, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स। और आज हम लोग इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रशांत भूषण से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, हम सब प्रशांत भूषण जी को जानते हैं, वरिष्ठ लॉयर हैं, कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के कन्वीनर हैं और इस मुद्दे पर बात रखते आए हैं। वो अपनी बात रखें क्योंकि उन्हें फिर अपने कुछ केसेस के लिए निकलना भी है। सॉरी अंजलि कि मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो जैसा अंजलि ने बताया कि ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया तो गया है इस नाम से कि जो लोग, जैसे बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस की कंपनियां हैं जो बहुत सारा डेटा इकट्ठा करती हैं, या और जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनियां जो हैं जो डेटा इकट्ठा करती हैं, वो आपका पर्सनल डेटा लीक ना कर दें, इसलिए लाया गया है। लेकिन इसमें जो डेफिनेशन है डेटा फिड्यूशरी, डेटा प्रिंसिपल, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा वगैरह का, वो इतना वाइड है कि जो भी जना, चाहे वो कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट हो जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेकर उसके बाद यूज़ करता है, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई विसल ब्लोअर हो। मान लीजिए हम एक किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, मुझे पता लगा कि भाई ये आदमी, ये ऑफिसर तो बहुत बेईमानी कर रहा है। अब हम उस बेईमानी को अगर उजागर करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो उसको इस एक्ट में ऑफेंस माना जा सकता है अगर उस आदमी के बगैर कंसेंट के करते हैं। इतना वाइड है, बहुत ही वाइड तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। इसमें एक ड्राफ्ट रूल्स इन्होंने बनाए थे, अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, लेकिन उसमें एक थर्ड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल में एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ डेटा फिड्यूशरीज को डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें लिखा है कि कोई ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जिसके 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, एक ऐसी कंपनी जिसके 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, एक ऐसी कंपनी जिसके 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों। 3 तरह के हैं। अगर ये एक्ट रिस्ट्रिक्टेड होता उस तरह के डेटा फिड्यूशरीज के बारे में, तब भी हमको समझ में आता। अगर इन्होंने पर्सनल डेटा का डेफिनेशन इतना वाइड ना रखा होता कि एनीथिंग विच आइडेंटिफाइज द पर्सन, और ये रखा होता कि पर्सनल डेटा मीन्स एनी डेटा विच हैज़ नो रिलेशनशिप टू पब्लिक एक्टिविटी और पब्लिक इंटरेस्ट, जैसा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में था, एग्जेम्पशन था पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उसको क्वालिफाइड एग्जेम्पशन था कि ओनली दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी गिवन विच हैज़ नो रिलेशनशिप टू पब्लिक एक्टिविटी और पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन इसमें एकदम वाइड कर दिया है और इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को भी अमेंड कर दिया है और यह कह दिया है कि ऑल पर्सनल डेटा विल बी एग्जेम्प्टेड। यानी कि आप
आरटीआई में तो मांग ही नहीं सकते किसी के बारे में कि भाई ये बताइए कि इस डिपार्टमेंट में किन लोगों को करप्शन के लिए प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। वो बोलेंगे कि ये तो पर्सनल डेटा है। ये भी नहीं मांग सकते कि भाई वोटर्स लिस्ट हमको दे दीजिए, बोलेंगे पर्सनल डेटा है। राशन कार्ड होल्डर्स की लिस्ट दे दीजिए, पर्सनल डेटा है। सब कुछ पर्सनल डेटा है, कुछ नहीं दिया जाएगा। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को तो ख़त्म किया ही जा रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक आपके पास जो इन्फॉर्मेशन खोजी पत्रकारिता के थ्रू आती है या किसी विसल ब्लोअर के थ्रू आती है, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी करप्शन की, रॉन्ग डूइंग की, इलीगैलिटी की, उसको भी अगर आप उजागर करेंगे उस आदमी के कंसेंट के बगैर, जिसके जो बेईमानी कर रहा है, उसको भी इसमें ऑफेंस माना जाएगा। तो इसलिए ये सब कुछ ख़त्म कर देगा अगर इसको लिटरली यूज़ किया गया। और इसमें गवर्नमेंट को हर तरह की पावर दी है कि गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को एग्जेम्प्ट कर सकती है। गवर्नमेंट जो है टेक डाउन ऑर्डर्स इशू कर सकती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी जना टेक डाउन कर दे। तो इसलिए ऑब्वियस है कि इस एक्ट के ज़रिए ये लोग सेलेक्टिवली अपना जो गोदी मीडिया है उसको तो छुएंगे नहीं, जो उनका काम कर रहा है। अदरवाइज़ वो लोग भी ब्रीच में होंगे, उनको नहीं छुएंगे। लेकिन जो मीडिया इनकी बेईमानी को उजागर कर रहा है, उनको ये लोग टारगेट करेंगे, बिल्कुल सेलेक्टिवली करेंगे इसको यूज़ करके। तो इसलिए बहुत ही ख़तरनाक कानून है और इसको हर तरह से ख़त्म किया जाना चाहिए। या तो फिर जैसे मैंने बोला, इसके दो तरीके हैं अगर आप इसको लाना चाहते हैं। एक तो ये कि आप पर्सनल डेटा को कह दीजिए पर्सनल डेटा विच हैज़ नो रिलेशनशिप टू पब्लिक एक्टिविटी और पब्लिक इंटरेस्ट। कोई आदमी कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करता है, ये सब पर्सनल डेटा है, इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। या आप ये कर दीजिए कि सिर्फ इस तरह के डेटा फिड्यूशरी के ऊपर अप्लाई होगा जो 3rd शेड्यूल में डिफाइंड है, ड्राफ्ट रूल्स के 3rd शेड्यूल में। तब तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जिस तरह से अभी है ये तो बिल्कुल ही बहुत ही ख़तरनाक है। तो मैं यही बस कहना चाहता था। यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं जो इस कानून की ज़्यादा समझ रखते हैं, वो आपको और डिटेल में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। फ्रीडम वाला क्लॉज कौन सा है अगर आप हाईलाइट करते हैं? एग्जेम्पशन नहीं, जर्नलिस्टिक एग्जेम्पशन नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कोई एग्जेम्पशन नहीं है जर्नलिस्ट के लिए। इसमें तो सबके लिए अप्लाई करता है। आप जर्नलिस्ट हो ना हो, आप विसल ब्लोअर हो ना हो, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हो ना हो, कोई भी आदमी अगर किसी का भी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो उस आदमी को आइडेंटिफाई कर सके। अब मैं ये अगर बोलूँगा कि देखिए अमित शाह ने तो ये चोरी करी और ये हमारे पास सबूत है कि इसने ये चोरी करी, वो बोलेंगे कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील कर दी। तो कोई और सवाल अगर प्रशांत से है तो नहीं, सवाल और लोग आंसर करेंगे। ठीक। तो जैसा अभी बात हम लोग कर रहे थे, डेटा प्रोटेक्शन कानून जिसे हम कह रहे हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डेटा प्रोटेक्शन कानून जो है, जो अब जब रूल्स बन जाएंगे ये कानून लागू हो जाएगा। और इस कानून के तहत पहली चीज़ जो हमें जिससे बहुत ज़्यादा समस्या है वो ये है कि एक कानून जो लोगों को पूरे देश में सशक्त करता आया है, सरकारों को जवाबदेह बनाने के लिए सूचना का अधिकार कानून, उसे संशोधित कर दिया है। सेक्शन 81J ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड थ्रू द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। और इसके खिलाफ बहुत देर से आवाज़ भी उठ रही है। निखिल डे इसके बारे में थोड़ी चर्चा और बढ़ाएंगे आगे कि इसमें क्या प्रावधान चेंज हुआ है और उसका क्या असर होगा। और जस्टिस AP शाह ने एक ओपिनियन दिया है इसके ऊपर, क्योंकि अब सरकार ने ये रिपोर्ट हुआ है कुछ न्यूज़पेपर्स में कि सरकार ने अटॉर्नी जनरल से ये पूछा है कि आप बताइए क्या डेटा प्रोटेक्शन कानून का लोगों के सूचना के अधिकार पर कोई कुप्रभाव होगा कि नहीं। तो मतलब सीधा नज़र आ रहा है कि उसे अमेंड कर दिया गया है, डाइल्यूट कर दिया गया है, पर सरकार ने ये सवाल पूछा है। तो जस्टिस AP शाह ने एक ओपन लेटर लिखा है अटॉर्नी जनरल को और मिनिस्टर ऑफ मेटी को, उसके बारे में भी निखिल हमें बताएंगे। हाँ, तो मैं
There are two things, because Justice Shah's opinion is in English, I'll speak in English also. थोड़ा सा मैं हिंदी में ज़रूर कहूँगा कि दो मुख्य चीज़ हैं. एक है कि जो इन्होंने सेक्शन 44(3) में एक्ट के 44(3) में आरटीआई के एक्ट के सेक्शन 81(j) को अमेंड किया. किस सेक्शन को अमेंड किया? जो बैलेंस कर रहा था ट्रांसपेरेंसी और प्रिवेसी को. द एग्जेम्पशन दैट वाज बैलेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेसी विद इन द आरटीआई एक्ट. सो इट इज अ ड्यूटी ऑफ एन privacy act, if they are calling it that, क्योंकि उसी के नाम पर ये कर रहे हैं, to balance RTI. उल्टा उसको खत्म कर दिया. और खत्म कैसे किया? वो जस्टिस शाह ने एक 13 पेज का ओपिनियन दिया. The second point is what Prashant ji was talking about. One is that you will not get information. None of us who are RTI users, and all that we have been trying to do all these years, which was a replacement of the Official Secrets Act. अंग्रेज़ों के ज़माने का वो रिप्लेस किया आरटीआई ने और एक नया रेजीम ऑफ ट्रांसपेरेंसी लाए. दूसरा है, जैसे प्रशांत जी ने कहा कि आप आरटीआई को तो छोड़ो, आपके पास, और इसीलिए ये प्रेस क्लब ने खुद ने एक स्टेटमेंट, और वो अभी आएगा, जर्नलिस्ट कोई भी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म किया, विच आई डोंट थिंक वी हैव हैड अ लॉ इन इंडिपेंडेंट इंडिया एवर विच हैज क्लोज द कैपेसिटी फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच. क्योंकि कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है और उस कंप्लेंट के ऊपर 250 और 500 करोड़ के फाइन लग सकते हैं ऑन एनी इंडिविजुअल, एंड सर्टनली ऑन द प्रेस दैट इज रिपोर्टिंग ऑन इट. बट आई विल जस्ट कन्फाइन माई सेल्फ नाउ टू वॉट जस्टिस शाह's opinion is. It's a 13-page opinion. It's a very timely opinion, क्योंकि as संगीता जी will tell us a little later, प्रेस के लोगों को बुलाया और कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. और जस्टिस शाह का ओपिनियन इज कन्फाइंड जस्ट नाउ टू द इफेक्ट ऑफ ऑन द आरटीआई एक्ट. एंड हाउ, व्हाट डज ही से? आई जस्ट गिव अ फ्यू लाइन्स. आई रीड आउट टू यू फ्यू लाइन्स एंड प्लीज ऑल ऑफ यू डू हैव अ लुक एट इट. एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज जस्टिस शाह was the head of the first privacy body that was set up by the Planning Commission, a body that was to lay out the need for a privacy law. And what did he say about RTI even at that time? So Justice Shah said, I write to you. Who is he written to? Because one of you, or from one of your newspapers, Economic Times, it was reported that the government has sent this for an opinion to the Attorney General's office. So Justice Shah has written that I write you with profound concern over the recent legislative changes to the Right to Information Act 2005 through the Digital Personal Data Protection Act 2023. These changes represent a seismic shift in India's transparency framework for the worse, threatening to dismantle the RTI's core purpose of democratic accountability and citizen empowerment. It cannot be a clearer opinion given by Justice Shah, who also sat on RTI benches while he was there. Then he goes on in many things, but I'll just read to you that little part where he says, as co-author of the report of the group of experts on privacy in 2012, continued under the aegis of the Planning Commission, erstwhile Planning Commission, our report recommended that, and quotation, उस समय 2012 में क्या कहा था? Privacy Act should not circumscribe the Right to Information Act. Simple, straightforward. It also unequivocally stated that any information that is available or accessible in public domain or furnished under the Right to Information Act will not be regarded as sensitive personal data. बहुत ही क्लियर उसी समय 2012 में था, लेकिन उस चीज को ना देखा, ना सोचा, ना समझा. And that very clause that caused a balance in the Right to Information Act was completely dismantled. And how, I won't again go into the whole thing, we've talked about it many times, you are familiar with it, but basically what Prashant ji said, that information, personal information that affects public activity or interest is not personal. That is more public. It is affecting all of us. It cannot be called personal data. But what have they done? They have removed all that qualified
What is personal data? That's affecting public activity or interest, and that must be given by saying that you will not get information which relates to personal information, period. आपका नाम, आपका फोटो, यहाँ कोई फोटो ले ले और एक एक से नहीं पूछे तो you're liable. It doesn't mean that you'll necessarily get prosecuted, but you're liable. आपका पता, कोई भी identifier जो हो, which is what is outlined, it is an opinion that has gone into each part of what that amendment represents. Please do look at it, and it's extremely important because the government has called, today it's called the media, maybe it will call the other people concerned, but and they even said, I think, that you can bring some legal opinion if you like, but this, at least on RTI, is very clear. But there's much more, and I think I'll leave it to the others to talk about the much more. But as an RTI activist, it really is the end of not just RTI, but as Justice Shah says, of the transparency regime, of the citizen participation regime, and of accountability of the system. तीनों का इसके एक मूव के साथ और एक ही चीज के साथ छोड़ूंगा, किया क्यों? आज तक जवाब नहीं दे रहे हैं. क्या, what heavens fell? This RTI Act will be 20 years old on 12th of October. What has happened to personal people because this is there? The one provision that was actually protecting privacy within the RTI. तो हम लोग और भी सुनेंगे आरटीआई के बारे में चर्चा. हमारे साथ पूर्व सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर भी हैं, वो भी इसके बारे में चर्चा करेंगे. अभी एक जो बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो है प्रेस फ्रीडम का, क्योंकि ये जो कानून आया है, जैसा पहले भी सबने बताया, ये कानून पूरी तरह से प्रेस फ्रीडम को इस देश में ख़त्म करने का काम करेगा. जो भी पत्रकार प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, जो भी पत्रकार सच्चाई दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, कठिन सवाल पूछ रहे हैं और जवाबदेही मांग रहे हैं, उनके काम पर इसका बहुत ही खराब प्रभाव पड़ने वाला है. क्योंकि कहीं पर भी अगर जवाबदेही मांगी जाती है, कोई पत्रकार जवाबदेही मांगते हैं, तो वो उस इंसान का नाम लेकर बात करते हैं कि इन XYZ ऑफिशियल ने या मंत्री ने या कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम किया जिसमें इतना गबन हुआ, या इसके कारण ये जो बड़ा पुल है वो गिर गया, या इसके कारण जो बच्चों का मध्याह्न भोजन है वो पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा. तो वो नाम लेकर अपनी स्टोरीज करते हैं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए. और नाम, पता, सारी चीज़ें जो हैं ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है अंडर द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. और कानून में ये ऑब्लिगेशन अब डाल दिया गया है कि आप किसी का नाम कलेक्ट नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते जब तक आप उन्हीं से अनुमति ना लें. तो मतलब जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं या कुछ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं और किसी पत्रकार को ये मालूम पड़ता है, तो पहले उन्हीं से अनुमति लेनी होगी कि क्या हम ये आपका नाम छाप सकते हैं. और वो क्यों अनुमति देंगे ये तो हम सब जानते हैं कि अनुमति नहीं मिलेगी. तो ये पूरी तरह से जो प्रेस का असली काम है लोकतंत्र में, जो डेमोक्रेसी में काम है प्रेस का, टू शो ट्रूथ टू पावर, उसके ऊपर हमला है. संगीता बरुआ पिशरोटी जो कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इस पर बातचीत करेंगी. क्योंकि डे बिफोर येस्टरडे मिनिस्ट्री ने, मेटी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी और बाकी सब लोगों के साथ में इनकी मीटिंग हुई और उसमें क्या हुआ ये भी अगर आप हमें बताएं. संगीता, ओवर टू यू. थैंक यू अंजलि. जैसे कि इन्होंने बताया कि 28 जुलाई को
कुछ प्रेस संगठनों को बुलाया गया है, बुलाया गया था, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, डीजी पब, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और इंडियन वुमेन्स प्रेस कोर, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स उस मीटिंग में थे और करीब 1 घंटा मीटिंग चला और मीटिंग वाज लेड बाय द सेक्रेटरी मेटी एंड बहुत सारे उनके ऑफिसर्स भी थे और उसमें हमने सबसे बड़ा बात तो यही उठाया कि जो ड्राफ्ट बिल बने थे 2018 से श्री कृष्णा कमेटी के साथ में जो से ही उसी टाइम से दौरान से जब बनी थी, तो एक लाइन उस ड्राफ्ट में हमेशा था कि प्रेस जो जर्नलिस्टिक वर्क है विल बी एग्जेम्प्टेड। ये लाइन एक्सप्लिसिटली लिखा गया था, जितने भी इसका ड्राफ्ट बने उसमें सब में था, इंक्लूडिंग ये 2023 में पास हुआ वो वाला ड्राफ्ट बिल में भी ये लाइन था। लेकिन जब फाइनली बिल पास हुआ उसमें ये लाइन निकाल दिया गया। तो ये सबसे एक मतलब जो चीज़ था उसको निकाला गया है, वो ओवरसाइट नहीं हो सकता, उसका कुछ चीज़ें कुछ कारण होगा, कुछ मनसा उसके पीछे है। तो ये वाली सवाल हमने उनके सामने रखा कि ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये जर्नलिस्टिक वर्क के लिए, जैसे हम कैमरा पर्सन किसी का फोटो खींच रहे हैं, साथ में कोई और पीछे है, उनको कहाँ से वो परमिशन ढूंढ के उनका फोटो लेंगे? वो क्या मतलब क्या वो काम नहीं कर सकते? वो जर्नलिस्टिक वर्क के लिए वो काम कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम फोटोग्राफ से हमारी स्टोरी बनती है, बहुत सारा चीज़ें ऐसी होती है फोटोग्राफिक एविडेंस की वजह से हम एस्टैब्लिश कुछ कर पाते हैं, तो हम उसको एक एक जना ढूंढेंगे अभी। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है उसके लिए जो आरटीआई का पूरा डाइल्यूशन हुआ, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि अगर डीपीडीपी एक्ट लागू होता है तो उसमें आरटीआई से को माना नहीं जाएगा। तो ये वाली सब चीज़ें हमने उनको पूछा, तो उन्होंने एक चीज़ तो कहा कि नहीं जर्नलिस्ट का काम इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उनके कहने से तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रूल्स में नहीं आता है, और हालांकि हमने अमेंडमेंट की डिमांड किया है कि अगर पूरा ओरिजिनल बिल में जो चीज़ था जर्नलिस्टिक एग्जेम्पशन का, वो लाइन आपका सरकार है, आप इसको दोबारा लेके आइए, सो दैट कोई भी जर्नलिस्ट इससे दिक्कत में ना आए नौकरी करने के वजह से। और दूसरी बात यह है, एक और चीज़ उन्होंने हमें कहा कि जर्नलिस्ट कौन है, तो हमने ये कहा कि जर्नलिस्ट जो इतने जो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग बैठे हुए हैं आपके सामने, ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ये सब जर्नलिस्ट ऐसे प्रेस क्लब के मेंबर, डीजी पब का मेंबर, IWPC के मेंबर, एडिटर्स गिल्ड के मेंबर ऐसे नहीं बन जाते। उनका बहुत कुछ मतलब 4-5 साल का उनका एक्सपीरियंस होता है। फिर खाली ये नहीं कह सकते कि मैंने ये इतना वहाँ काम किया, आप आपका प्रेस क्लिपिंग्स दिखाइए, कितने सारे चीज़ों के बाद जाके वो मेंबर बनता है, वो लोग चुनते हैं। तो सरकार नहीं डिसाइड करेगा कि जर्नलिस्ट कौन है। अभी हमने देखा अजीत अंजुमदीन के अगेंस्ट तो FIR किया, यूट्यूबर बना दिया। अरे भाई, वो तो बहुत सारे इतने साल के जर्नलिस्ट है, वो यूट्यूब में भी वो क्यों यूट्यूब में जाना पड़ा, ये सवाल भी पूछना ज़रूरी है। तो उनको खाली यूट्यूबर बना दिया, वो जर्नलिस्ट है, तो हम क्यों उनका प्रोग्राम देखते हैं, जर्नलिस्ट का प्रोग्राम देखते हैं? आप तो आपका सरकार का तो लोग तो यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रहे हैं, जर्नलिस्ट को नहीं दे रहे हैं। तो ये सवाल हमने उनको सीधा उनके सामने रखा और ये कहा कि आप, सरकार नहीं डिसाइड करेगा जर्नलिस्ट कौन है, हमारे जैसे इलेक्टेड बॉडीज डिसाइड करेंगे। और जो जॉइंट मेमोरेंडम हमने सरकार को दिया था जिसकी वजह से ये मीटिंग हुई, तो ये 22 इलेक्टेड बॉडीज ने साइन किया था। पूरे भारत के कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमने इंक्लूड नहीं किया जो इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे चेन्नई हो, बैंगलोर हो, कोच्चि हो, जितने भी, चंडीगढ़ प्रेस क्लब, जितने भी, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर हमने नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर नहीं है, इसलिए हमने उनको छोड़ा है। सो ये सब 22 इलेक्टेड बॉडीज और ओवर 1000 इंडिविजुअल जर्नलिस्ट ने ये मेमोरेंडम को साइन किया, जो हमने सरकार को दिया। और अभी हमारे को कह रहे हैं कि FAQ कुछ तैयार करने के लिए, वो कह रहे हैं कि हम FAQs आप तैयार करिए, सिनेरियोज बताइए। जैसे हमने कहा कि मैं जैसे RTI पे बहुत डिपेंड करती हूँ अपने स्टोरीज के लिए, तो आप तो मुझे एक एक्स्ट्रा हुप क्रिएट कर दिया, तो इसको अभी इमीडिएटली
ऑफिसर देखेगा वो कहेगा कि ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, ये डीपीडीपी एक्ट में आ सकता है। तो किसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हमने ये भी बात कहा कि सरकार चाहे भले पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए एक वेल मीनिंग तरीके से ये एक्ट लाए हो, लेकिन जो परसेप्शन, जर्नलिस्ट की परसेप्शन और जो कॉमन परसेप्शन सबके जो है ये है कि आप भ्रष्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि भ्रष्ट को ही हम के पीछे ही जाएंगे। कभी भी जर्नलिज्म में हमने बहुत सारे, आप लोग सब न्यूज़ रूम में काम करते हैं, तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक स्टोरी के लिए आते हैं जो बहुत सारी चीज़ हम छोड़ देते हैं क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमेशा से काम करके आए हैं और हमेशा करेंगे। तो ये चीज़ें जो है आप नहीं डिसाइड करेंगे। तो सेक्रेटरी वाज, आई थॉट ही वाज विलिंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अस। तो उन्होंने कहा कि FAQ आप क्रिएट करके लाइए, लेकिन हमने ये कहा कि अमेंडमेंट की जो डिमांड है वो हमारी है, और उस जब तक अमेंडमेंट नहीं आए आप रूल्स में ये लाइन ज़रूर लिख दीजिएगा कि जर्नलिस्ट आर नॉट अफेक्टेड। पर दूसरी बात ये है, हमारा एक और कंसर्न हमने RTI के बारे में जब पूछा, और ये भी ये कहा कि ज़्यादातर जो जर्नलिस्ट डिपेंड करते हैं वो RTI एक्टिविस्ट में डिपेंड करते हैं, विसल ब्लोअर पे डिपेंड करते हैं। स्टोरीज जो ज़्यादातर वही पहले जितने भी बड़े बड़े स्टोरीज हुआ है, कोई और एक सिविल सोसाइटी के आदमी ने ही हमें दिया है ये खबर। तो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि आप अफेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि आपने डायरेक्टली उनका वो डेटा लिया नहीं है। तो लेकिन विसल ब्लोअर तो होगा, तो वो कितने विसल ब्लोअर वो वहाँ खड़े होने के लिए तैयार होंगे 250 करोड़ देने के लिए और 500 करोड़ देने के लिए? तो इसका मतलब है हम जर्नलिज्म ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो और कह रहे थे कि मिनिस्टर से भी मुलाकात होंगे, तो और हमने उसको वेलकम किया है। और दूसरी बात यह है कि अगर RTI एक्टिविस्ट और विसल ब्लोअर्स इनकी राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होती है तो साथ में जर्नलिस्ट की भी राइट प्रोटेक्ट नहीं होती और जर्नलिज्म में नहीं होंगी। ये चीज़ें हमने बोल के आए हैं। और 3 चीज़ें और कहा कि जिस तरह से आपने बिल को पास किया, जब ऑपोजिशन के लोग सबसे ज़्यादा MPs, मेरे ख्याल से भारत के हिस्ट्री में, पार्लियामेंट हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि इतने सारे ऑपोजिशन के मेंबर्स को बाहर किया गया, ओवर 100, तो उस टाइम आपने बिल पास कर दी वॉइस वोट से। तो एक तो ये है, जिस तरह से जिस हरी से आपने पास किया, और उसमें लिस्ट में भी नहीं था। जर्नलिस्ट को नॉर्मली लिस्ट देखते हैं, उस दिन लिस्ट में नहीं था वो, और आप पास किए। उसके बाद आप जर्नलिज्म का लाइन भी आपने निकाल दिया। तीसरा, आपने RTI का सबसे जो ज़रूरी लाइन था वो भी आपने डाइल्यूट किया। तो इन 3 चीज़ों से हम जो आपके सामने बैठे हैं, हम सबका ये डाउट है कि आप जर्नलिज्म को करना नहीं, होना, आगे बढ़ाना नहीं चाहते। तो अगर चाहते हैं तो आपको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, और जब तक नहीं आता है हाउस, ये जो रूल्स आपकी बन रही हैं उसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सेकंड, अभी फिलहाल यही है कि FAQs हम तैयार कर रहे हैं, और हम जर्नलिस्ट से भी, मेंबर्स से भी पूछेंगे कि क्या क्या सिनेरियोज में आपको लगता है कि आपका डर है। जैसे कैमरा पर्सन है, जाते हुए किसी का एक कोई इंपॉर्टेंट पर्सन का फोटो खींच लिया, तो बगल में कोई और खड़ा है, तो उसका वो अगर कल को बोर्ड में जाता है और कहता है कि मेरा फोटो वहाँ पे आया है, तो ये हम क्या करेंगे? बच्चों का फोटो तो हम वैसे ही उसको वो अलाउड नहीं है, लेकिन वो सब हम क्या करेंगे? और अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है वो फोटोग्राफ के लिए, तो हम क्या करेंगे? तो ये सारे चीज़ें एक एक करके हम अभी बना रहे हैं, और कुछ दिनों में हम ये उनको सबमिट करने वाले हैं, और होपफुली मिनिस्टर हमको टाइम देगा, यही होप है। Every second scenario is there. We said all of that. That this is not acceptable. As journalists, this is not acceptable. तो इसमें कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, ये हमने कह के आए हैं। Sangeeta ji, also it's not just a question of a bystander in the photo. The main person you're covering can also, because you've not taken their permission. So today in defamation, truth is a defense. Here truth is not a defense, because whoever you're reporting on, you have to have their permission, otherwise you're in violation. Yeah. So Absolutely. So इसमें थोड़ा सा, हाँ, we are going to take questions also. So जैसे संगीता ने कहा
कि सेक्रेटरी ने तो ये बोला कि जर्नलिस्ट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं हम क्लैरिफिकेशन दे देंगे, लेकिन कानून में तो सब कुछ स्पष्ट लिखा है। तो कोई कोर्ट, कोई सरकार द्वारा दी गई क्लैरिफिकेशन पे तो नहीं जाएंगे। अगर कानून में लिखा है कि ये कानून का वायलेशन है तो उसको तो फिर कानून में उसी तरीके से देखा जाएगा। इसलिए कानून की थोड़ी बारीकियां भी हम लोग समझेंगे आपार से, जो कि इस कानून को बहुत नज़दीक से देखते भी आए हैं। और इसके अंदर कानून में अगर किसी ने वायलेशन किया डेटा प्रोटेक्शन कानून का, उनकी शिकायत डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाएगी, जो पूरी तरह से सरकारी बोर्ड है, और उस बोर्ड के पास ताकत है कि वो 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगा सके किसी के ऊपर भी फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ, विच कैन एक्चुअली बी डबल टू 500 करोड़। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप कवर कर दें, ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और ये जो पेनल्टीज़ हैं, इतनी लार्ज पेनल्टीज़ जो हैं, और जो डिस्क्रेशन है सरकार के पास उन्होंने रखी है एग्जेम्पशन की, वो भी प्लीज़। This one? It's fine, ठीक है। मैं ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही बोलूँगा क्योंकि मेरे बाकी साथियों ने हिंदी में बोला है, तो बहुत सारे लोग हिंदी नहीं बोलते, उन्हें भी इस कानून के बारे में जानकारी पानी चाहिए। तो द डेटा Protection Act, which has been passed ostensibly to protect the right to privacy. The right to privacy is one of those rights under our constitution for which I have devoted a large part of my life towards. I was part of a large legal team of lawyers which challenged the constitutionality of the Aadhaar scheme. Some from the right to information and the right to food movement were also part of that case. It was not only a case which was for a civil liberties objective of the state should not know, but it was also for a social justice objective of the state should provide and should not exclude us from beneficiary schemes by asking us in bargain to identify ourselves. Irrespective of where the constitutionality of Aadhaar landed 1 year prior to that, in fact, in little less than a month, we will celebrate 8 years of the Puttaswamy judgment, which was pronounced on August 24th, 2017. Across its different opinions by the 9 judges, it becomes clear that the right to privacy is a right conceptually to limit the power of the state and to enable the rights of ordinary citizens to make our government accountable. And conceptually, it is important for us to step back and think about our constitution, because that is the very basis on which we fought the British and gained independence. It promises us a whole family of rights, amongst them 2 sisters, the right to information and the right to privacy. And these rights are very important for us as citizens to ensure our government remains accountable, especially for people who are not privileged, who are not the most literate, and who are on different levels of social discrimination, or who are not able to petition the government effectively. So who does it for them? It is our institutions. It is our newspapers. It is people who gain information about the government and yet at the same point of time are able to keep their private facets of their life private, for their exposure can result in social embarrassment but also potential criminal action, given that we know that the rule of law framework in India is not perfect. Do we feel an inspiring sense of confidence when a police officer walks towards us? We do not. This is because we are still a democratic state which is hoping to improve these values over time. And here I would just like to go back to the Data Protection Act, because I think it causes a direct injury against us. We had recognized immediately after the Puttaswamy judgment that there may be a weaponization of the right to privacy against the right to information, or the right to information against the right to privacy.
NCPRI, several campaigns, multiple lawyers who worked on the Puttaswamy case issued statements which warned against any dilution of the right to information, specifically 81J. In addition to which, we also cautioned the government not to dilute the Representation of People's Act for the ease of people to verify the voting rolls. These are core transparency mandates. These were two statements which were emerging out of a 2-day full workshop in 2018. Subsequent to that, these understandings between communities which are overlapping and not separate, because you may see me talking on issues of privacy and digital authoritarianism, but also several of us have written on the same issues of the right to information. These are conjoint rights. We have spoken about it in our individual submissions to the Ministry of Electronics and Information Technology. Now, the Ministry of Information of Electronics and Technology set up an expert committee under Justice B.N. Shri Krishna. Justice B.N. Shri Krishna did suggest an amendment under Section 81J, which was objected, but it did maintain a journalistic exception in 2018. This was repeated again when the government took those draft suggestions by Justice B.N. Shri Krishna and introduced a data protection law in Parliament in 2019, then referred it to a JPC, which was first headed by Meenakshi Lekhi and subsequently by P.P. Chaudhary, had members of the opposition also to it. There were about 120 odd amendments suggested to the 2019 version. So the 2021 version of the JPC also maintained the express exception for journalists, for all of you, but also for a lot of people, as Sangeeta ji was just saying, who are pushed to the margins, who may be freelancers, who may not be working with an accredited organization, who may be writing feature to feature, who may be having their own YouTube channel and may be derisively called as YouTubers. So we have to remember that the evolution of the law has always captured an exception for journalists, and this is also found in other statutes or regulations abroad. Quite often we hear that the GDPR in Europe is so stringent, businesses can't innovate. Even with its stringency, in Article 85 it carves out an exception for freedom of expression, right? And we are left with the absurd result that the definition of a data fiduciary, which will be applicable to any person as per the definitions under the Act, will now apply to any person who seeks information, and to compound it, you have a dilution of Section 81J. In addition to that, there are 3 points which I think merit further visibility. The first is the structure of the Data Protection Board, in which appointments will be done by government secretaries without any transparency, and you will find it surprising that even then this is the level of paranoia reflected in the text of the law. I am not going beyond the text of the law. The central government can disregard that recommendation and make the appointment themselves of the chairperson. If you look at the schedule of the draft rules, the leave conditions, the gratuity payment conditions, the payment conditions, all governed by the central government standing rules. So the Data Protection Board, conceptually to which complaints are made for data breaches, which will hear cases not only against private parties but also against public sector entities. And let me just take a common example. Quite often we find that our names are not correctly reflected in government databases. आप किसी भी सर्विस में जाते हैं, आपका नाम, आपका आयु, आपके पेरेंट्स का डिटेल्स अलग होएगा, और the Data Protection Act provides you with the right of correction and modification. Now the government not only has the power of exempting government organizations en masse, the Data Protection Board, which is a government board, will hear complaints against these other government entities. This is a defective design. The other two issues I would like to quickly refer to will be, firstly, the excessive power in addition to the composition of the Data Protection Board, which is completely controlled by the government, which is in several provisions. In fact, when the first version of this law was released and was to be introduced in Parliament,
There's an op-ed by me in the Indian Express in which I call this as the as may be prescribed law. This is because the government, when releasing the law, only had about 40 odd sections or 30 odd sections and did not have what is a core ingredient of a legislation, which is the guiding principle, and said that that core principle of how the law will apply, what will be the safeguards, will all be determined as per subsequent notification without guidance from the enacted text of the legislation, which is debated in Parliament by a gazette notification by the Ministry of Electronics and IT. What does this mean practically? As reporters, you know, big business meets our government ministers and secretaries quite often. It's not a secret. It may tie in with the function of promotion of trade and enterprise, innovation in the tech sector, but it also may take the shape of a quid pro quo if you have a law which governs that sector. It is kept purposely ambiguous, and the determination of its application is left to notifications. You will find it surprising that this law can exempt one single private enterprise rather than a class of enterprises. It says that one single company can be exempted based on the volume and nature of the personal data it processes. I find this shocking. I find this completely shocking. How can one and what is the basis of the exemption? The nature. The definition of nature is not provided in the law. The size, the volume, is it a low volume, is it a high volume? That is also not prescribed. All of that is left to the rules and gazette notifications. Finally, we live in a country in which know your customer has become know your citizen. And while knowledge is good, information asymmetry builds power. If you gain too much knowledge and our government gains too much knowledge about the private, intimate aspects of our life, or your function as journalists, or our functions as civil society organizations, which are checks in any democratic system, in our rule of law framework, given recent instances, it's liable to abuse. So if you look at section 36, the central government can call for information from any data fiduciary. Imagine how that scenario applies to journalists. Imagine how that scenario applies to civil society organizations which may be mapping the lack of delivery of a government scheme in a small district. They will be asked to furnish all records, possibly of the basis of their work. For journalists, it may be anything which you have digitized. It may be your WhatsApp conversations, your email records, etc. For a person who's engaging sources, there's no source confidentiality under this law. For instance, for a person working in beneficiary support services in which they are mapping the lack of delivery of government schemes, it may be, have you taken consent from these 10,000 people who you have surveyed over a period of 2 years? You may not be having that, right? And usually the standards which are there for the government to call for information are indicated in the law. That's sometimes surveillance, that's sometimes a existing criminal case. I'm reminded of some lines from the Supreme Court judgment in 2015 in Shreya Singhal versus Union of India, where it struck down section 66A. Justice Nariman, speaking for the court, said that governments come and go. This was based on assurance of the additional Solicitor General that please retain section 66A. We are going to use it in a way which is reasonable. Yes, the law is vague, it may be vague, but we are a good government and there's a presumption of constitutionality in the law, and we'll come out with certain guidelines, SOPs, FAQs type of thing, and we'll make the law more reasonable. So Justice Nariman said governments may come and go and their good intent may remain. However, a vague law is bad for vagueness. If it is vague, it is unconstitutional. And that is the problem with this law. Given this, I think so a legislative amendment to this law and reconsideration is necessary. Thank you. Thank you, Apar. So this Data Protection Board जो अपार ने कहा, उसको ताकत दी गई है कि वो किसी भी वायलेशन ऑफ द लॉ के लिए 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगा सकते हैं, किसी पर भी, किसी जर्नलिस्ट पर भी, किसी सिटीज़न पर भी.
हमारे साथ यशोवर्धन आज़ाद जी हैं और अशोक शर्मा जी हैं। अशोक शर्मा जी इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्डक्ट ग्रुप, वो भी बात रखेंगे अपनी। और सबसे पहले मैं बुला रही हूँ यशोवर्धन आज़ाद जी को बात रखने के लिए। क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। मैं समझता हूँ 1 घंटे का समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है और आप बैठे रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, आधे लोग हिंदी में बोल चुके हैं और आधे लोग अंग्रेज़ी में। मुझे और कोई भाषा आती नहीं है तो हाँ, बिहारी में। बिहारी वैसे सब समझते हैं। देखिए, आज स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बिल तो पास हो गया है, एक्ट तो बन गया है, तो हम ये सारी जो विश्लेषण कर रहे हैं ये तो पुरानी बात है, ये तो हम पहले भी कर चुके थे। और अब जो है मामला अटका हुआ है कि हम आगे कैसे बढ़ें। एक तरीका तो है अटॉर्नी जनरल के पास जो दलील भेजी गई है शाह साहब द्वारा। दूसरा है कि हम सारे जो राजनीतिज्ञ हैं, जो सांसद हैं, उनके पास जाके ये कहें कि एक अमेंडमेंट लाया जाए इस एक्ट में। लेकिन बस बहुत ही संक्षेप में, जो कि आप बहुत सुन चुके हैं, 5 चीज़ें कहना चाहूँगा बहुत ही संक्षेप में। सबसे पहले मैं समझता हूँ ये निजता कानून हमारे प्रजातांत्रिक प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है ह्यूमन राइट्स पे। क्योंकि एक जो जनता का अधिकार है किसी भी प्रजातंत्र में, सरकार के बारे में जानकारी जाना, ये निजता कानून उसके ठीक उल्टा हो गया है कि सरकार को सबसे ज़्यादा जानकारी आपके पास रहेगी। मैं एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हूँ और 20 साल में इंटेलिजेंस एजेंसीज पे मैंने काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे प्रजातंत्र में जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट में काम करती हैं। इसलिए काम करती हैं कि जानकारी जो सरकार इकट्ठा करती है उस पर प्रश्न करना लाजिमी है लोगों द्वारा कि आप क्यों इकट्ठा करते हैं, किस तरह इकट्ठा करते हैं, कितने देर के लिए इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद आप उसका क्या करते हैं, उसका निष्पादन कैसे होता है। तो इसके बारे में कोई भी सूचना हमारे निजता कानून में नहीं है। कोई भी निजता कानून इस सूचना तंत्र पे के बारे में बिना कुछ लिखे अगर लिखे तो इनकम्प्लीट है। और इसलिए इस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली पे बहुत ही बड़ा प्रहार है। दूसरा, जो संगीता जी ने जो बिल्कुल सही बात कही, ये जो निजता कानून है ये भ्रष्टाचार को उन्मुक्त बढ़ावा देने का काम करेगा। आप अगर अभी देखिए तो सूचना प्रणाली जर्जर हो चुकी है। आपको मालूम होना चाहिए अंजलि जी ने इस पे और अमृता ने कितना ज़्यादा काम किया है कि आज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, और बत्रा जी भी हैं, इन्होंने भी बहुत कार्य किया है। आज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में 11 कमिश्नर के बदले 3 कमिश्नर हैं, जिसमें एक चीफ कमिश्नर है, वो बाहर से अपॉइंट किए गए थे। और ये 3 कमिश्नर के चलते जो बैकलॉग आया है वो ऐसा है शायद कभी नहीं पूरा हो सकता है। महाराष्ट्र या कुछ ऐसे स्टेट में, जैसा कि अंजलि जी ने बताया, कि शायद 4 साल के बाद आपकी हियरिंग आएगी। अब सवाल ये है, कहने का मतलब ये है कि सारी जानकारी, मेरे पास श्यामलाल यादव आते थे, आप में से कितने लोग आते थे, सारी जानकारी मिलती थी। और एक सर्वेक्षण ये भी कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो भ्रष्टाचार और इसके बारे में आती है वो डिपार्टमेंट से नहीं आती है, वो विसल ब्लोअर से आती है, वो लोगों से आती है। तो यानी कि वो द्वार भी अब आपके सामने बिल्कुल बंद है। विसल ब्लोअर्स एक्ट वो भी परिणत नहीं हुआ है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा
कि कुछ तो ऐसे निर्णय पहले से हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा, जैसे कनारा बैंक में एक निर्णय हुआ था कि आप ट्रांसफ़र के बारे में भी नहीं पूछ सकते क्योंकि ये प्राइवेट मैटर है। और इस चीज़ के बारे में अपार साहब हैं, अंजलि जी हैं, बत्रा जी हैं, कितने लोग लिखते जा रहे हैं, मैंने भी कुछ बार लिखा है। अब ये जो कानून है ये आखिरी जिसको कहते हैं नेल ऑन द कॉफिन होगा, तो इसका हमें पुरजोर विरोध करना है और विरोध किस तरह से किया जाए ये आवश्यक है। मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा काम किया, जर्नलिस्ट लोग जो संगीता जी के साथ गए थे और मेटी के सेक्रेटरी को अपनी बात कही। मैं समझता हूँ ऑल इंडिया लेवल पे अगर जर्नलिस्ट करें, क्योंकि सबसे पावरफुल तो वही हैं और उनकी बात इंटरव्यू के नाम से सारे नेता आपको तुरंत बुला लेते हैं, तो अगर, और ये मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष में भी ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं और इसका क्या दूरगामी प्रभाव इसके क्या होंगे उसको भी जानते हैं। तो इसलिए अगर ठीक से अगर इस प्रकरण में आगे बढ़ा जाए, इस संबंध में मीटिंग भी इधर भी होगी, लेकिन अगर पत्रकार लोग करें तो काफ़ी कुछ हो सकता है। तो मैं अनुनय विनय करना चाहता हूँ आपसे भी कि आप भी इस हमारे यात्रा में शामिल हों और फिर देखें इसका क्या हश्र होता है, क्योंकि इसका विरोध मैं समझता हूँ प्रजातंत्र का अभी सबसे बड़ा तकाजा है। धन्यवाद। शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अशोक शर्मा जी, जो कि एक्स इंडियन फॉरेन सर्विस से बिलोंग करते थे, एम्बेसडर रह चुके हैं बहुत देशों में, और अब कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्डक्ट ग्रुप जो कि रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स का आईएएस और अधिकारियों का जो ग्रुप है, जो चाहता है कि संविधान के हिसाब से देश चले, उन्होंने भी इस कानून के खिलाफ मिलकर एक चिट्ठी लिखी। तो अशोक जी, अगर आप अपनी बात प्लीज़ रखें। जैसा कि अंजलि जी बता चुकी हैं कि हम लोगों ने इस विषय में एक ओपन लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 12 मार्च को, और इसकी कवरेज भी हुई थी, खासतौर पे वायर जैसे जो हमारे वेबसाइट्स हैं और कुछ अखबारों ने भी उसकी कवरेज की थी। अधिकतर ये इश्यूज़ में कवर किए गए थे। तो मैं आपका अधिक समय न लेते हुए सिर्फ एक पॉइंट पे कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। वो ये कि आमतौर पे कहा जाता है कि आरटीआई के थ्रू हमें अधिकार था उन सब सूचनाओं को प्राप्त करने का जो कि पार्लियामेंट क्वेश्चंस के थ्रू पार्लियामेंटेरियंस को या लेजिस्लेचर में एमएलएज को अवेलेबल थी। मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो जो पार्लियामेंट क्वेश्चंस हैं उनके आप जवाब देख लीजिए, या जो विधानसभाओं में या विधान परिषदों में जो सवाल किए जाते हैं आप उनको उठा के देख लीजिए। जिन प्रश्नों का जवाब 2 या 3 पेज से कम नहीं हो सकता, वो उन्हें एक एक लाइन में आंसर कर दिया जाता है, और अधिकतर में तो डज नॉट अराइज, डज नॉट अराइज, डज नॉट अप्लाई यही लिख दिया जाता है खाली। यानी डज नॉट अराइज, व्हाट डज नॉट अराइज, ये कभी नहीं बताया जाता कि क्वेश्चन डज नॉट अराइज। उसका रीज़न है जो ब्यूरोक्रेसी में मिनिस्ट्रीज में काम कर चुके हैं उन्हें पता है कि पार्लियामेंट क्वेश्चन किस तरह से रिप्लाई किए जाते हैं। काफ़ी कम लोग इसको हाईलाइट करते हैं आमतौर पे। जब पार्लियामेंट क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो सेक्रेटरी या जो जॉइंट सेक्रेटरी इंचार्ज है या सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी कोई भी, पहले तो सबसे पहले उसकी ये कोशिश होती है कि किसी तरह से ड्रॉप करा दिया जाए, एडमिट ही ना हो। तो जब पूरी ताकत लगा दी जाती है कि एडमिट हो ही गया उसके बावजूद भी, तो उसको सैनिटाइज कराने की कि भाई इसको लैंग्वेज बदल दीजिए, लैंग्वेज बदलवाई जाती है। उसके बाद यदि वो स्टार्ट क्वेश्चन है, चूँकि स्टार्ट क्वेश्चन में मंत्री से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ब्यूरोक्रेट को भी फाइल लेके बैठना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा तुरंत जवाब लिखने के लिए, तो ये कोशिश की जाती है कि स्टार्ट क्वेश्चन को भी किसी तरह अनस्टार्ट करा दिया जाए। उसके जब बाद चाहे वो स्टार्ट या अनस्टार्ट क्वेश्चन हो, जब उसकी तैयारी होती है, जब वो
पूरी इंफॉर्मेशन उसकी तैयार की जाती है, उसका जवाब बनाया जाता है। मान लो 1 पेज का या 2 पेज का बनाया गया, तो उसे फिर अंडर सेक्रेटरी बैठ के कट करता है या लिखता है। उसके बाद वो डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर वगैरह उसको काटते छांटते हैं। फिर जॉइंट सेक्रेटरी सोचता है कि मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे, उनके दिमाग में क्या होगा, फिर वो सेक्रेटरी के पास जाते हैं। उस जवाब को ऐसा बना दिया जाता है कि उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, 1-1, 2-2 लाइन का छोड़ दिया जाता है। और जब मंत्री जी के पास जाता है तो उनके मूड पे डिपेंड करता है कि वो कितना बताना चाहते हैं। फिर वो वापस आ जाता है सेक्शन में, फिर नई प्रक्रिया शुरू होती है। तो उसके अंदर भी छुपाया ज़्यादा जाता है, बताया बहुत कम जाता है। कम से कम आरटीआई चूंकि इतने हाई लेवल तक नहीं पहुंचती थी और इसमें सीधा अफसर जवाब दे सकते थे, और लोअर लेवल पे भी काफ़ी ऐसे सवाल थे जिनके हमें जवाब मिल जाते थे। मैं तो ये मानता रहा हूँ हमेशा कि जो आरटीआई था अपने पुराने रूप में, वो हमारे लिए पार्लियामेंट क्वेश्चंस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसमें हमें अधिक जानकारियाँ मिलती थीं और लिखित में मिलती थीं। तो ये मैं थोड़ा ऐड करना चाहता था, क्योंकि लोगों को बड़ी गलतफहमियाँ हैं पार्लियामेंट क्वेश्चंस के बारे में। और उसके साथ मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने इतना समय आज लगाया है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच। अब क्वेश्चन। हाँ, हम सवाल लेंगे। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, विल जस्ट कम टू द क्वेश्चंस। देयर इज वन मोर थिंग विच इज़ देयर इन जस्टिस शाह's लेटर एज वेल, which is the proviso to section 8(1). It is not a proviso to section 8(1)(j). वो 8(1) पूरा 8(1) जहाँ एग्जेम्पशंस है उसका प्रोवाइजो है कि जो आप पार्लियामेंट के सामने या लेजिस्लेचर के सामने नहीं छुपा सकते हैं, वो आप जनता से नहीं छुपा सकते हैं। पूरे इंडियन कानून में एक ही जगह है जहाँ जनता जिसको इलेक्ट करती है उनके बराबरी को स्थापित करता है और कहता है कि पार्लियामेंट ओवरसाइट करेगा और जनता ओवरसाइट करेगी। ओवरसाइट को ही हटा दिया एक तरीके से इस पूरे प्रावधान से, क्योंकि उसको इसके साथ साथ हटाया और उसके जो परिणाम हैं, एक बाद में मेरे ख्याल में प्रश्न और उत्तर में हम जरूर, जो कॉमोडोर बत्रा है उन्होंने कानून लागू कर ही दिया। इन्होंने एक सवाल पूछा और उसको साइट करते हुए कानून लागू कर दिया, जबकि लागू नहीं है, और वो भी इंडियन एम्बेसी वॉशिंगटन में, वो बहुत ही आगे। तो वो हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस चीज़ को, बट इफ़ वी कैन हैव क्वेश्चंस नाउ, बट दिस इज वन थिंग आई वांटेड टू मेंशन। I had a question for Ms. Barua. So after the meeting with the secretary, is there any other